Hello everyone. Let's start the chapter that is India after independence. भारत आजादी के बाद. Let's start this chapter with this topic that is a new and divided nation. When India became independent in August 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ अगस्त 1947 में, it faced a series of very great challenges. तो इसने बहुत सारे एक सीरीज में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे. एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, हमारी कंट्री जब 1947 में अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुई तो सबसे पहले हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ. मींस पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और इंडिया अलग बन गया. 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. लगभग पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान से आने वाले 8 मिलियन लोग ऐसे थे, यस, जो कि एज अ रेफ्यूजीज इंडिया में एंटर हुए. These people had to be found होम्स एंड जॉब्स. नेचुरली जब वो पाकिस्तान से इंडिया में एंटर हुए तो यहां पे आके उन्होंने अपने होम मींस घरों की और नौकरी की तलाश शुरू की. देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. साथ में हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेफ्यूजीज की थी, उनको एडजस्ट करने की थी. और एक और नई प्रॉब्लम थी कि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, ऑलमोस्ट 500 of them, each ruled by a महाराजा और a नवाब. और इनमें अलग अलग रियासत में अलग अलग या तो महाराजा थे या नवाब थे. Each of whom had to be persuaded to join the new nation. अब इन सबको अपने नए नेशन में जोड़ना था. Yes, the problems of the refugees and of the princely states had to be addressed immediately. और ये जो refugees की प्रॉब्लम थी या princely states की प्रॉब्लम थी, इनको immediately हम लोगों को सॉल्व भी करना था. In the longer term, the new nation had to be adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. और अब इस नए नेशन में अब एक नया पॉलिटिकल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना था. यस, जो लोगों की नई आशाओं और आकांक्षाओं, यस, जो जितनी भी पॉपुलेशन थी उनकी नई होप्स को सामने रख के एक नया सिस्टम तैयार करना था. India's population in 1947 was large, almost 345 million. उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 1947 के टाइम पे बहुत ज्यादा थी. ऑलमोस्ट यहाँ पे 345 मिलियन लोग रहते थे. इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, और ये सारी की सारी पॉपुलेशन जो थी वो डिवाइडेड थी. यस, कैसे? देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट. यहाँ पे हाई कास्ट के लोग भी थे और लो कास्ट के लोग भी थे. बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियाज हु प्रैक्टिसाइज्ड अदर फेथ्स. यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी में लोग जो थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे, और इंडिया में बहुत सारे बातों को या रिलीजन को माना जाता था. और भी हिंदुइज्म के अलावा भी और रिलीजन यहाँ पे थे. The citizens of this vast land spoke many different languages. और यहाँ के जो निवासी थे, सिटीजन थे, वो बहुत ज्यादा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा भाषाएं भी बोलते थे. डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यूज करते थे. वो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, और बहुत डिफरेंट ड्रेसेस भी डालते थे. एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप के फूड भी खाते थे. एंड प्रैक्टाइज्ड डिफरेंट प्रोफेशंस, और बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग भी करते थे. हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट. अब इन सबको कैसे एक तरह से रखा जाए कि ये एक इकट्ठे रह के काम करें और एक नेशन स्टेट बना सकें.
To the problem of unity was added the problem of development. अब यूनिटी के साथ साथ इंडिया में एकता बनाए रखने के साथ साथ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि डेवलपमेंट किस तरह से हो. एट इंडिपेंडेंस के टाइम पे द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस. बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो थे वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे. Farmers and peasants depended on the monsoon for their survival. और यहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे, पीसेंट्स थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए मॉनसून पे मीन्स रेनफॉल पे डिपेंड करते थे. यस, कैसे? सो डिड द नॉन फार्मर सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी. और इन्हीं के साथ नेचुरली जब बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी. तो साथ में बोला जैसे जो नॉन फार्मर सेक्टर था रूरल इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता था. फॉर इफ द क्रॉप्स फेल्ड, अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी. तो क्या होगा? बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर सर्विस ग्रुप्स वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज ईदर. तो नेचुरली अगर गांव में फार्मर्स के पास कोई भी सरवाइव करने के लिए इनकम नहीं होगी तो वो कैसे बार्बर्स को, कारपेंटर्स को या वीवर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पैसे दे पाएंगे. Yes, in the cities, factory workers lived in the crowded slums with little access to education or health care. और शहरों की तरफ अगर हम देखें तो उस टाइम पे जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे वो क्राउडेड स्लम एरिया में रहते थे जहां पे एजुकेशन और हेल्थ केयर बिल्कुल भी नहीं थी. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industries. अब क्लियरली ये देखा जा रहा था कि इस नए नेशन को अपलिफ्ट करने के लिए ये जो गरीबी है उसको भी खत्म करना है. और गरीबी कैसे खत्म होगी? कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा. एंड बाय प्रमोटिंग न्यू, और साथ में प्रोडक्शन को भी बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो इंडस्ट्रीज, जॉब के लिए इंडस्ट्रियल क्रिएटिविटी या उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड. अब हमें यूनिटी और डेवलपमेंट को दोनों चीजों को साथ चलाना था. इफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, अगर हमारे इंडिया में जो भी डिफरेंट सेक्शंस थे जस्ट लाइक कास्टिज्म, जैसे हाई कास्ट के, लोअर कास्ट के, हिंदू या मुस्लिम, अगर इनके मतभेदों को जल्दी सॉल्व नहीं किया जाता दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कन्फ्लिक्ट्स. तो इन लोगों का जो हिंसा थी, वायलेशन थी, वो डे बाय डे बढ़ जाती. हिंसा और मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ जाते. जस्ट लाइक हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, हिंदूज विद मुस्लिम्स एंड सो ऑन. At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, और अगर उसी टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर वो बहुत सारी जनता को साथ में नहीं दी जाती तो इट कुड क्रिएट फ्रेश डिवीजन. तो और नई डिविजन्स, मतभेद सामने आना शुरू हो जाते. फॉर एग्जाम्पल, between the rich and the poor, between cities and the countryside, between regions of India that were prosperous and regions that lagged behind. Means तो अमीर और गरीब, cities और रूरल एरिया, कंट्रीसाइड मीन्स विलेजेस, बिटवीन रीजन, एक जगह से दूसरी जगह के जो प्रॉस्पेरिटी है वो रुक जाती और जो रीजन्स हैं वो डिफरेंट एक पार्ट में बंट जाते. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. अब इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया जाने लगा. बिटवीन December 1946 and November 1949,
some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. लगभग 1946 दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बहुत सारे इंडियंस ने इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी मीटिंग्स की. द मीटिंग्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये जो मीटिंग की गई ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में की गई, वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली. और ये सारी मीटिंग्स जो थी वो कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में. प्लीज अंडरलाइन ऑल दीज थिंग्स. बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. हालांकि ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, बट इसमें जो मेंबर आए, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आए जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में बात की, वो पूरे इंडिया से थे. मींस अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आए. एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और ये लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे. These discussions resulted in the framing of the Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950. और इन सब की डिस्कशन का रिजल्ट ये निकला कि हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू किया. दैट्स वाई 26 जनवरी क्या है हमारा? रिपब्लिक Day. One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. हमारे Constitution की सबसे पहली फीचर्स क्या अडॉप्ट की गई, ली गई, कि यहाँ पे जितने भी एडल्ट थे, यस, उस टाइम पे एडल्ट एज जो थी वो 21 ईयर रखी गई थी, तो उन सभी को वोट देने का राइट मिल गया, राइट टू वोट मिल गया. ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस. जितने भी इंडियंस थे, चाहे वो मेल थे चाहे वो फीमेल थे, सब जो 21 ईयर्स क्रॉस कर चुके थे, उनको चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन थे चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शंस थे, सभी में वोट करने का राइट मिल गया. दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडिया के लिए. फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स. और इससे पहले किसी भी इंडियंस को अपना लीडर चुनने का राइट नहीं मिला था. In other countries, such as the United Kingdom and the United States, this right had been granted in stages. अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो बोला यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में भी ये वोट का राइट जो है लोगों को वो टुकड़ों टुकड़ों में मिला, स्टेज वाइज मिला. कैसे? फर्स्ट ओनली मैन प्रॉपर्टी हैड द वोट. यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले वोट करने का राइट जो मिला तो सिर्फ ऐसे मेल लोगों को, मींस मैन को मिला जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, सिर्फ वही वोट कर सकते थे. देन मेन हु वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडेड ऑन. और कुछ सालों के बाद उन मेन को भी, मींस मेल पॉपुलेशन को भी ऐड कर लिया गया जो कि एजुकेटेड थे. देन आफ्टर दैट, थोड़े टाइम के बाद, जो वर्किंग क्लास मेन गोट द वोट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. थोड़े टाइम के बाद जो वर्किंग क्लास मेन थे उन्होंने बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ये पाया कि उनको भी वोट करने का राइट मिला. फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, यस, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वीमेन वर ग्रांटेड द वोट. और बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद, जिसमें बड़े बिटर एक्सपीरियंस रहे थे, उसमें से अमेरिकन और ब्रिटिश लेडीज को भी वोट करने का राइट मिला. क्लियर? ऑन द अदर हैंड, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चोज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन. अगर हम बात करें बोला अपने इंडिया की, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे हर कोई, चाहे किसी भी जेंडर से था वो, चाहे किसी भी क्लास से था, मींस चाहे रेशियल सिस्टम से था, चाहे कास्टिज्म
के बेस पे, मींस किसी भी कास्ट का था, या वो एजुकेटेड था या नॉन एजुकेटेड था, सभी को राइट टू वोट मिल गया. A second feature of the Constitution was that it guaranteed equality before the law to all the citizens, regardless of their caste or religious affiliations. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड फीचर क्या है कि चाहे हमारी कंट्री के कोई भी लोग हों, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, सभी को लॉ के आगे इक्वालिटी दी गई है. There were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideals. और जब हम लोग आजाद हुए, हमें फ्रीडम मिली, तो कुछ लोगों की ये विश थी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो हमारा नया ढंग से एक नेशन तैयार हो रहा है, ये हिंदू आइडियल्स के ऊपर आधारित हो, एंड दैट इंडिया इटसेल्फ बी रन एज अ हिंदू स्टेट. और ऐसे अगर हिंदुइज्म पे ये बने तो हिंदू स्टेट के नाम से इंडिया को जाना जाए, मींस गवर्नमेंट हिंदू आइडियोलॉजी पे काम करे. They pointed to the example of Pakistan, a country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslims. कुछ लोगों ने बोला, पाकिस्तान जैसी कंट्री का भी एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान में एक स्पेशल मुस्लिम धर्म को मान्यता दी गई है, उसी तरह से हमारी कंट्री में हिंदुओं को मान्यता दी जाए. However, the Indian Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, was of the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan. परंतु हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि इंडिया कभी भी हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता. Besides Muslims, India also had large population of Sikh and Christians. मुसलमानों के अलावा इंडिया में बहुत सारे लोग, मींस एक लार्ज पॉपुलेशन किनकी थी, सिख और क्रिश्चियंस की, एज वेल एज मैनी पारसीज एंड जैनीज. और साथ में यहाँ पे पारसीज लोग और जैनीज लोगों की भी पॉपुलेशन थी. Under the new constitution, they would have the same rights as Hindu. According to new constitution, इनको भी सेम राइट्स दिए गए जिस तरह से हिंदुओं को दिए गए. The same opportunities when it came to seeking jobs in government or the private sector as the same rights बिफोर द लॉ. और उनको सेम अपॉर्चुनिटीज दी गई, इवन उनको गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में इक्वल राइट्स दिए गए अकॉर्डिंग टू लॉ. A third feature of the Constitution was that it offered special privileges for the poorest and most disadvantaged Indians. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड फीचर क्या थी कि इसमें जो भी इंडियंस गरीब थे, पुअर लोगों के लिए मींस स्पेशल राइट्स दिए गए, और ऐसे लोगों को भी स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए जो कि सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए थे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लर एंड अ ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज एबोलिश्ड. इंडिया में एक बहुत ही इंडिया के नाम को एक कलंकित करने वाली प्रथा थी जिसका नाम था अनटचेबिलिटी, मींस छुआछूत. उसको भी खत्म कर दिया गया. स्लर एंड अ ब्लॉट मीन होता है धब्बा, ऐसा काम जो कि सोसाइटी को कलंकित करे. हिंदू टेम्पल्स previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the former untouchables. हिंदू टेम्पल्स जितने भी थे, पहले क्या होता था कि वहां पे हायर कास्ट के लोग ही जा सकते थे, बट अब जब अनटचेबिलिटी को
खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे ये नीच जाति के लोगों के लिए मीन्स अनटचेबल लोगों के लिए भी मंदिरों को खोल दिया गया। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste। और बहुत लंबे डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये भी रेकमेंड कर दिया, ये भी लोगों को परमिशन दे दी कि इसमें कुछ सीट्स जो हैं, यस कुछ सीट्स की परसेंटेज जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं मींस लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर दी गई। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल और एज दे वर नाउ नोन हरिजन। अब ये सीट्स जो थी ये आर्ग्यू जो किए गए ये उन अनटचेबल लोगों के लिए किए गए जिनको आज हम हरिजन के नाम से जानते हैं। हरिजन कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट अब यहाँ पे भी कुछ ये भी बोला जाने लगा कि ये जो नीचे जाति वाले लोग हैं जिन्हें हम हरिजन कहते हैं इनके पास इतने अंक नहीं हैं मींस इनके ग्रेड्स ऐसे अच्छे नहीं हैं या फिर इनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए काम कर पाएं। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ एक ही आदमी थे जिनका नाम था H.J. खांडेकर। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि आज जो हरिजन कम्युनिटी की सिचुएशन है वो सारी की सारी सिचुएशन अपर कास्ट की वजह से ही है, वही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेजेस कलीग्स खांडेकर सेड। अब अपने विचारों को अपने कलीग्स के साथ वो शेयर कर रहे हैं तो और इन स्पेशल राइट्स के बारे में बता रहे हैं। तो खांडेकर कहते हैं वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। लोअर कास्ट के लोगों का मानना था कि उनको हजारों सालों से दबाया जा रहा था। You engaged us in your service to serve your own ends। और उनका ये भी कहना था कि हमें हमेशा अपनी सेवाओं में ही लगाए रखा। And suppressed us। और इसी के चलते हमें दबा के रखा गया। To such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work nor are we able to march forward। और उनका ये भी कहना था कि अब इतने सालों से हमें दबा के रखा है, अब तो ना हमारे दिमाग माइंड और ना हमारा शरीर मीन्स बॉडीज और इवन हमारा हार्ट भी ढंग से काम नहीं करता है। और नॉर आर बी एबल टू मार्च फॉरवर्ड। और अब हम आगे बढ़ने से भी नहीं बढ़ पा रहे हैं मीन्स हम आगे बढ़ने से अब डरते हैं। Along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs। अब शेड्यूल कास्ट के जैसे ही आदिवासी जिनको हम शेड्यूल ट्राइब का नाम देते हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ जॉब्स में मींस गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन कर दी, उनके लिए भी कुछ सीट्स की। Like the scheduled castes, these Indians too had been deprived and discriminated against। अब उन्होंने ये भी बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही इन डिप्राइव्ड मीन जिनके बारे में हम लोग बिल्कुल जिनको अलग थलग कर दिया था मीन्स इनको भी उसी तरह से इन कास्ट को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया। और अब डिस्क्रिमिनेटेड
इसका मतलब ये है कि इन अछूत लोगों की तरह इन लोगों को भी समाज से अलग थलग मीन्स उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर. इवन ट्राइबल पीपल्स को मॉडर्न हेल्थ केयर से भी डिप्राइव्ड मीन्स अलग किया, वंचित रखा जाता था, और एजुकेशन से भी. while their lands and forests had been taken away by more powerful outsiders. कई बार तो उनकी लैंड और उनके फॉरेस्ट पर आउटसाइडर्स जो पावरफुल लोग होते थे उनका कब्जा हो जाता था. The new privileges granted them by the Constitution were meant to make amends for this. और अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों के लिए भी स्पेशल राइट्स, स्पेशल फैसिलिटीज को परमिशन दे दी गई. मींस अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों को भी रिजर्वेशन दे दी गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे दिनों में एक और बात पे डिस्कशन हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए. सम मेंबर्स थॉट दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट्स शुड बी फॉरमोस्ट. कुछ लोगों का मानना था कि सेंटर गवर्नमेंट के पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए. ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट वॉज आर्ग्यूड, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. कई लोगों का मानना था कि सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए. यस, कई लोगों ने ये आर्ग्यू किया. क्योंकि बोला अगर सेंटर स्ट्रांग होगा तो वो ये सोचेगा और ये प्लान करेगा कि पूरी कंट्री में किस तरह से प्रोग्रेस की जाए. मीन्स पूरी कंट्री का वेल बीइंग किस तरह से हो. अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम. और कुछ लोगों का मानना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोगों का मानना था कि जो प्रोविंसेस हैं मीन्स स्टेट हैं उनको ज्यादा स्वायत्ता और फ्रीडम मिलनी चाहिए. मीन्स उनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi. Yes, एक माइजोर का आदमी था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेंबर था, जिसका ये डर था कि प्रेजेंट सिस्टम ऐसा है कि डेमोक्रेसी कहीं दिल्ली तक ही सेंटर्ड ना हो जाए. एंड इट इज नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और अगर दिल्ली तक ही सेंटर हो गई तो फिर ये जो है वो पूरी कंट्री के लिए ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगी. A member from Madras insisted that the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial governments. मद्रास के एक मेंबर का ये कहना था कि एक मीन्स लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा अधिकार देने चाहिए, क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट ही अपने स्टेट के लोगों के वेल बीइंग के लिए काम कर सकती है. So student, here is a very important topic. Please underline all these things. The Constitution sought to balance these competing claims by providing 3 lists of subjects. Constitution ने अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने विषयों को, अपने सब्जेक्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आने वाले सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट लिस्ट बनी यूनियन लिस्ट और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रखे गए? टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, which would be the exclusive responsibility of the center government. Means यूनियन लिस्ट में टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसी बातों को ऐड किया गया और इनके बारे में
सारी डिसीजन कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि किस तरह से टैक्सेस लिए जाएं, डिफेंस के काम कैसे हों और फॉरेन अफेयर्स किस तरह से काम करेंगे। अब सेकंड लिस्ट बनी स्टेट लिस्ट। अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ which would be taken care of principally by the states। अब स्टेट लिस्ट में 2 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट ऐड किए गए, जस्ट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। यस, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की बनी कि अपनी स्टेट में किस तरह की एजुकेशन देनी है या किस तरह के हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है। थर्ड लिस्ट आ गई, अ कंकरेंट लिस्ट अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर रिलेट किए गए, मींस एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जैसे सब्जेक्ट रखे गए, in which the center and the state would have joint responsibility। और इस कंकरेंट लिस्ट का जो काम है, जैसे फॉरेस्ट अफेयर को देखना, एग्रीकल्चर को देखना, तो ये सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगी। Another major debate in the Constituent Assembly concerned language। Constituent Assembly में एक और बात पे बहुत बड़ा डिबेट हुआ और वो बात थी लैंग्वेज। Many members believed that the English language should leave India with the British rulers। बहुत सारे मेंबर्स का ये मानना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का ये मानना था कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स को इस कंट्री से निकाल दिया जाएगा तो उनके साथ उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी विदा कर दिया जाए। इट्स प्लेस, दे आर्ग्यूड, शुड बी टेकन बाय हिंदी, और उसकी जगह पे हिंदी आनी चाहिए। However, those who did not speak Hindi were of different opinion। But इनके साथ इंडिया में ऐसे भी लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो उनका ओपिनियन जो था वो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट था। स्पीकिंग इन द असेंबली, टी कृष्णामाचारी कन्वेड अ वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ द साउथ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टी कृष्णामाचारी ने साउथ के लोगों के बिहाफ में ये इंडिया को वार्निंग दी कि अगर यहाँ पे हिंदी को जबरदस्ती हम पे थोपा गया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग हो जाएंगे इंडिया से। सम ऑफ whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them। Clear? A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language of India। अब compromise करना ही पड़ा। फाइनली यहाँ पे ये सलाह ली गई कि हिंदी को जो है वो पूरे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। प्लीज स्टूडेंट अंडरलाइन दिस लाइन, हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। और English would be used in the courts, the services and communications between one state and another। और इंग्लिश को यूज किया जाएगा कोर्ट्स में, सर्विसेज में, इवन कम्युनिकेशंस में भी, क्योंकि साउथ इंडिया के लोगों को हिंदी नहीं आती थी तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंग्लिश यूज करनी पड़नी थी। स्टेट एंड अनदर। Many Indians contributed to the framing of the Constitution। बहुत सारे इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। परंतु इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, who was chairman of the drafting committee। So please student write in your GK notebook, क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, who was the chairman of the drafting committee? Answer is Dr. BR Ambedkar। Yes, BR Ambedkar कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, एंड अंडर whose supervision the document was
फाइनलाइज्ड, और किसकी सुपरविजन में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट जो था वो फाइनलाइज हुआ? आंसर इज डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने अपनी अंतिम भाषण में, उन्होंने अपने फाइनल स्पीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी accompanied by economic and social democracy। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी जरूरी है। गिविंग द राइट टू वोट would not automatically lead to the removal of other inequalities such as between rich and poor or between upper and lower castes। यदि लोगों को डॉक्टर B.R. अंबेडकर का कहना था कि यदि लोगों को राइट टू वोट मिल गया तो इससे ये नहीं होगा कि अमीर और गरीब के बीच में या अपर और लोअर कास्ट के बीच में मतभेद खत्म हो जाएंगे या इक्वलिटी आ जाएगी। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वॉज, उनका कहना था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंडिया कैसा था? इंडिया वॉज गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। उनका मानना था कि भारत जो है वो नई जिंदगी के साथ कंट्राडिक्शंस में भी एंटर कर रहा है, मींस मतभेदों में भी एंट्री उसकी हो रही है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, उनका मानना था कि पॉलिटिक्स में तो हम लोगों को इक्वलिटी मिल जाएगी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, बट इन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमें इनइक्वलिटी ही मिलेगी। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value। अगर हम बोला देखें तो पॉलिटिक्स में तो हम लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि वन मैन होगा तो उसके मैन की वोट की वैल्यू भी बन रहेगी। क्लियर? इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन of our social and economic structure continue to deny the principle of one man and one value। बट अगर हम बोला अपनी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ को देखें तो वहां पे हम सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर में हम इस बात को डिनाई करते हैं कि वन मैन मीन्स वन वैल्यू। बट आई मीन टू से मीन्स it have inequality because our system is such that inequality in social and economic structure will remain in our country।